नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में तलवार खिंच गई है। बता दें, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही केशव मौर्य कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लखनऊ में रहने के बाद भी एक बार वो मीटिंग में नहीं गए। रविवार को कार्यकारिणी की लखनऊ में बैठक हुई। उसमें केशव मौर्य ने इशारों में योगी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है और अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा से मिले हैं। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा से मिले वक्त हो गया है, अभी परसों ही मिले थे और आज दिल्ली आकर मिले हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी तेज कर दी गई है, अब कुछ होने वाला है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और अब वो फिर से सीएम बनेंगे तब उनकी पीड़ा खत्म होगी। उन्होंने कहा था कि जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। इसके बाद लोगों ने कहा था कि धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि राजनीति के लोग धर्म के मामलों में बोलना बंद करें। हम गारंटी देते हैं कि हम राजनीति के मामलों पर बोलना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर मंदिर में आकर धर्म स्थापना करने लगे तो मीडिया उनको लाइव दिखाता है, और अगर शंकराचार्य राजनीति को लेकर बोल दें तो आप कहते हो कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोग धर्म के मामलों में बोलना बंद करें। हम गारंटी देते हैं कि हम राजनीति के मामलों पर बोलना बंद कर देंगे। उनके इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा है कि सही कहा, राजनीति करने और राजनीति करने वालों को आगाह करने में फर्क है। जब राजनेता धर्म की ओट लेकर गुमराह करने लगे, राजनीति के चलते धर्म बदनाम हो, तो उच्चस्थ धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना ही चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। इस बीच अब नई दिल्ली में हिंदू सेना ने ट्रंप की सुरक्षा के लिए एक भव्य हवन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य ट्रंप की लंबी उम्र सुनिश्चित करना था। हिंदू सेना ने एक विशाल महामृत्युंजय जप हवन यज्ञ किया, जिसमें पवित्र महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप शामिल थे। अनुष्ठान का उद्देश्य किसी भी बाधा को दूर करना और ट्रंप के लिए दीर्घायु सुनिश्चित करना था। कूच बिहार के माथाभंगा में सोमवार को टीएमसी नेता विश्वजीत रे की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्हें लक्ष्मी भंडार योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें, लक्ष्मी भंडार योजना लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए गेम चेंजर रही। माथाभंगा से तृणमूल के उपाध्यक्ष रे ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान कहा था कि भाजपा को वोट देने वालों को लक्ष्मी भंडार का लाभ मिलना बंद कर देना चाहिए। इससे एक दिन पहले दिनहाटा 2 ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष भट्टाचार्य ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मी भंडार नहीं दिया। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उन्हें सहायता नहीं मिलनी चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एचडी रेवन्ना ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में अपने बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बयान दिया। बता दें, प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के आरोप हैं। एचडी रेवन्ना ने कहा कि अगर उनके बेटे ने गलत काम किया है तो उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। मैं ना नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चीज़ों का बचाव करने या चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि जिस तरह से आज असम में CAA लागू किया जा रहा है उस पर हमें आपत्ति है। यह असम में एक बड़ा मुद्दा है। असम में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। असम में बहुत सारे हिंदू बंगालियों को NRC में शामिल नहीं किया गया है। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय वर्तमान भाजपा सरकार CAA लागू करना चाहती है। हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि केवल 8-9 लोगों ने CAA के लिए आवेदन दायर किया तो 8-9 लोगों के लिए अपने पूरे असम समझौते को समाप्त कर दिया। 8-9 लोगों के लिए आपने असम समझौते के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को समाप्त कर दिया। ये हेमंता बिस्वा शर्मा के अहंकार और सर्बानंद सोनोवाल की विफलता को दर्शाता है। आने वाले समय में असम की जनता इसका जवाब देगी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी परिपक्वता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आकार दिया है, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। अमर्त्य सेन ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल अब बहुत अधिक परिपक्व व्यक्ति हैं। मैं उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में एक युवा व्यक्ति के रूप में जानता था। वो कॉलेज जहाँ मैंने पढ़ाई की और बाद में वहाँ मास्टर बन गया। वो मुझसे मिलने आए थे। उस समय वो ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए थे जो ये नहीं जानते थे कि वो क्या करना चाहते हैं। तब राजनीति उन्हें रास नहीं आती थी। सेन ने कहा कि युवा कांग्रेस नेता को राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो विकसित हुए हैं और उनका हालिया प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा था।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो ऐसे देश में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं जहां असमानता और सांप्रदायिकता में भारी वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा ये उनकी प्राथमिक भूमिका है और मुझे लगता है वो इसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जब ये पूछा गया कि वो राहुल गांधी में क्या भारत का अगला प्रधानमंत्री देख सकते हैं, सेन ने कहा कि ऐसी संभावनाओं की भविष्यवाणी करना कठिन है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं इस बात का जवाब नहीं देने जा रहा हूँ। लोग प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। सेन ने कहा कि जब मैं दिल्ली में छात्र था तो अगर कोई मुझसे पूछता था कि मेरे साथी छात्रों में से किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे कम थी तो मैं मनमोहन सिंह का नाम लेता, क्योंकि वो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन वो फिर प्रधानमंत्री बने और मुझे लगता है कि वो इस मामले में उत्कृष्ट थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए इन चीज़ों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवादों में घिरने के बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया है। इसके अलावा अकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। दरअसल पूजा खेड़कर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो आईएएस बनी। यदि उन्हें ये रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए प्राप्त अंकों के आधार पर आईएएस पद प्राप्त करना असंभव होता। सीबीएसई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक वो है जिसने कथित तौर पर टंक से प्रश्न पत्र चुराया था। चुराने वाला ये आरोपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से 2017 बैच का सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ आदित्य है। पंकज ने कथित तौर पर हजारीबाग में एक सीलबंद ट्रंक से प्रश्न पत्र चुराया था। पीटीआई ने बताया कि बोकारो निवासी पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी की पहचान राजू सिंह के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर पेपर चुराने और उन्हें गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने में पंकज की मदद की। राजू को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को हटाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार के पास कल तक का वक्त है। भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने कहा है कि दिल्ली जाने के लिए हम तैयार हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयारी पूरी करने में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जैसे ही हरियाणा सरकार बैरिकेड्स हटाएगी वैसे ही किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। एमएसपी की मांग को लेकर किसान फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई रिपोर्टों से पता चला है कि महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद के नेतृत्व में भीड़ ने राज्य के कोल्हापुर क्षेत्र में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें भीड़ भगवा झंडा लेकर मस्जिद पर चढ़ी हुई है और हथेड़ों से मीनार तोड़ रही है। वहीं दूसरा शख्स भगवा झंडा लहरा रहा है। हिंदुत्ववादी भीड़ जय श्री राम का नारा लगा रही है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया, झड़पें हुई। कोल्हापुर पुलिस ने अब तक जहां 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 500 लोगों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बता दें, महाराष्ट्र में चुनाव की हवा चलने लगी है और उससे पहले ऐसी घटनाएं हो रही हैं या करवाई जा रही हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है, ओबीसी की विरोधी रही है। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का कार्य किया गया। अगर ये हरियाणा में आएंगे तो यहाँ भी यही करेंगे। हम हरियाणा में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसको फायदा भी हुआ था। हालांकि मुस्लिम यहाँ पर भी ले आए हैं, जो कि लोकसभा में भी ले आ रहे थे। अब देखना होगा कि हरियाणा में क्या होता है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले में सोमवार को दलित युवकों की घुड़चढ़ी के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों जगह संघर्ष में लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में दलित दूल्हे की बारात पर हुए हमले का आरोप दो अलग अलग समुदायों के लोगों पर है। पुलिस ने 17 नामजद और 8 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी अभियुक्त फरार हैं। खतौली कोतवाली इलाके के मड़करीमपुर गांव में दलित युवक अमृत की घुड़चढ़ी निकालने के दौरान डीजे पर कथित जातिगत आधारित गाना बज रहा था। दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा गाने का विरोध किया गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। वहीं मेरठ के फलावदा थाना इलाके के रसूलपुर गांव में दलित युवक सचिन की घुड़चढ़ी सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे दूसरे समुदाय के मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। दलितों का आरोप है कि उस समुदाय के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, पथराव भी किया, जिसमें महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के बिरौल बाजार स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई। घटना सोमवार की देर रात की है। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों को इनके बारे में पता चला। वहीं अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग उठ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में क्या चल रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या नहीं होती। मुख्यमंत्री बेहोशी की हालत में है, उन्हें अब तक पता भी नहीं चला होगा कि हुआ कुछ है। राज्य में कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। बिहार की व्यवस्था भगवान भरोसे है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार के पूर्व मंत्री और इंडिया के हमारे साथी श्री मुकेश सहनी जी के पिता श्री जीतन सहनी जी की निर्मम हत्या का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मुकेश जी और उनके समस्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस निंदनीय अपराध की कड़ी भर्त्सना करता हूं। बिहार सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत कार्रवाई कर हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाए और सहनी परिवार को न्याय दिलाए। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी सहित 4 सैन्यकर्मियों ने मंगलवार तड़के दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसावन क्षेत्र में धारी गोटे उरारबागी में तलाशी अभियान शुरू किया था। ये हमला 78 दिनों में 11 बड़े हमलों में से एक है। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ पर राहुल गांधी ने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवानों के मारे जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया। ओवैसी ने कहा कि मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि सरासर सरकार की नाकामी है, वो आतंकवाद को काबू नहीं कर पा रही है। डोडा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत खतरनाक है और उसकी जाँच होनी चाहिए। कश्मीर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और जवानों की शहादत हो रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि देश के जवान शहीद हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती है कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। शेख हसीना चीन के दौरे से लौटने के बाद रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। बता दें, $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई हैं। अगर ये परियोजना चीन के पास जाती तो ये भारत के लिए बड़े झटके की तरह होता। बता दें, पिछले हफ्ते शेख हसीना चीन के दौरे से बीच में ही लौट आई थी। यह एक असामान्य घटना थी। कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो सोचकर चीन गई थी वो हासिल नहीं हुआ। स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जल्दी बियर, वाइन और लिकर जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल जैसे राज्य इस संबंध में
पायलट प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी इस कदम के फायदे और नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं। वर्तमान में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति है। पाकिस्तान सरकार के इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने के फैसले को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से राजनीतिक बदले की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार के इस आंतरिक घटनाक्रम और फैसले पर अमेरिका करीब से नजरें बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों पर इस तरह के प्रतिबंध चिंता का विषय हैं, क्योंकि इस तरह के फैसले मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान और राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन लगाने के पाकिस्तान सरकार के फैसले की पूरे राजनीतिक जगत में आलोचना हो रही है और इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है। बता दें, खान की पार्टी पर बैन की घोषणा सोमवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने की थी। उन्होंने पीटीआई नेतृत्व पर देश की संप्रभुता को कमजोर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के साथ गठबंधन में है, उसने पीटीआई पर संभावित बैन से खुद को दूर कर लिया है और कहा है कि इस फैसले के संबंध में उसके नेतृत्व से परामर्श नहीं किया गया था। वहीं एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व पीएमएलएन सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अफसोस जताया है कि इतिहास के सबक को नजरअंदाज किया जा रहा है, पुरानी गलतियों को दोहराया जा रहा है। राजनीतिक स्थिरता को गुड बाय, निवेश को गुड बाय, आर्थिक पुनरुद्धार को गुड बाय। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की पहली रात के दौरान विजयी मुद्रा में प्रवेश किया। उन पर जानलेवा हमले के 2 दिन बाद पार्टी के समर्थकों ने ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। ट्रंप मिल्वॉकी शहर के फेसर फोरम में कान पर मोटी पट्टी बांधकर सामने आए। भीड़ ने लड़ो लड़ो के नारे लगाए और अपनी मुट्ठियां लहराई। ये वो अंदाज था जो ट्रंप ने कान में गोली लगने के लोगों के सामने दिखाया था। उनकी ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। पूर्व राष्ट्रपति ने धन्यवाद कहा और कुछ बच्चों और अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस के साथ एक बॉक्स में बैठ गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो से रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वेंस को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना है। ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर इसका ऐलान किया। वेंस ट्रंप के आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद में उनके सहयोगी बन गए। बता दें, वेंस ने सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को उस समय बेवकूफ कहा था। वेंस ने ट्रंप की तुलना एडोल्फ हिटलर से की, लेकिन सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को अपने संभावित साथी के रूप में चुना। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने डॉक्टर आरजू राणा देउबा को विदेश मंत्री बनाया है। सोमवार को उन्होंने अपना पदभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने कहा कि सीमा विवाद तथ्यों और सबूतों को आधार पर सुलझाए जाने चाहिए। इससे पड़ोसी देशों के साथ अनावश्यक विवाद खत्म हो जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।